आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आपने उत्सर्जन तंत्र पढ़ चुके हैं, देख लिया ना उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आपने ये भी देख लिया कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कितने भागों में बटा हुआ होता है, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं वो हम देख चुके। आज हम देखेंगे कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उस 2 किडनी से मिलकर बना होता है, मतलब एक जोड़ी किडनी। और किडनी जो होती है वो, प्रत्येक किडनी जो होती है वो 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नलिकाकार संरचनाएं होती है जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और उन नेफ्रॉन में ही क्या होता है, रक्त को छानने की क्रिया होती है और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। हमारा यूरिन कैसे बनता है, हम रोज जो मूत्र का उत्सर्जन करते हैं जिसमें सारे अपशिष्ट पदार्थ द्रव के रूप में हम बाहर निकालते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ रक्त में से छनकर, है ना, कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, मूत्राशय में, और समय समय पर उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो जो मूत्र बाहर होता है वो मूत्र निर्मित कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, तो रक्त के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। और छानने के लिए एक अंग होता है जो उसको छानकर मूत्र निर्माण करता है, वो अंग कहलाता है नेफ्रॉन। क्या कहलाता है? तो हमारी जो किडनी है वो किडनी इन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन तक होते हैं लगभग, ठीक है ना। तो ये नेफ्रॉन नलिकाकार संरचना है। तो हम यहाँ एक नेफ्रॉन की संरचना पढ़ रहे हैं। कौन से नेफ्रॉन की? एक। पहले आप देखेंगे नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से जो पार्ट होते हैं वो होते हैं केशिका गुच्छ, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक होता है बोमन संपुट, है ना, बोमन कैप्सूल। एक होती है इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी शॉर्ट नाम है इसका। एक होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, अभी आपको उसमें समझाएंगे। और अंत में होती है इसमें संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम यहाँ पे इसको डायग्राम के माध्यम से शो करेंगे। आपने किडनी का चित्र तो देख ही रखा है उत्सर्जन तंत्र में। अब किडनी के अंदर नलिका है, नलिकाकार संरचना जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो होता है, जैसे मकान बनता है, तो मकान की हम कहते हैं ना कि मकान की इकाई क्या है, क्या है मकान की इकाई? ईंट होती है ना, ईंट। हाँ। ऐसे ही शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। ऐसे ही किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन होंगे तभी जाके किडनी बनेगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ एक नेफ्रॉन देखेंगे, इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि इस नेफ्रॉन के अंदर ही पूरी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, रक्त को छानने की प्रक्रिया होती है। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, रीनल धमनी और रीनल शिरा दी हुई है। ये है रीनल धमनी, ये है रीनल शिरा। रीनल धमनी क्या होता है, जो किडनी होती है उसमें रक्त को लाने वाली और ले जाने वाली, है ना। तो शुद्ध रक्त उसमें रक्त को लेकर आती है। तो जो रक्त को लेकर आती है, आपने धमनी और शिरा का कार्य पढ़ रखा है कि धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है और शिराएं अशुद्ध रक्त का करती है। तो ये धमनी रक्त को लेकर इसमें आती है, लेकिन कहाँ लाती है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक प्याले के समान संरचना दिख रही है। प्याला कह लो, ऐसा प्याला जैसे प्याली जैसी संरचना, कप कह लो, प्याला कह लो, बाउल कह लो, उसके समान एक संरचना है। इसको कहते हैं बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट। ये बोमन कैप्सूल है ना, बोमन संपुट। इस प्याले की समान संरचना में एक पतली पतली केशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसको हम कहते हैं केशिका गुच्छ। ये देखिए आप, ये केशिका गुच्छ के समान संरचना, ये केशिका गुच्छ। इसको इस तरीके से हम रखेंगे या देखेंगे तो कैपिलरीज, मतलब पतली पतली नलिकाओं से बना हुआ गुच्छा जो कि छानने का काम करेगा। जस्ट लाइक जैसे हमारी चाय छन्नी होती है कि नहीं होती है, वैसे। तो ये केशिका गुच्छ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो आपको दिख रही है रीनल धमनी, दिख रही है। रीनल मतलब वृक्क, वृक्क के आसपास पाई जाने वाली, वृक्क में रक्त को लाने वाली। तो ये रीनल धमनी यहाँ से रक्त को लाती है, ठीक है, और लाके कहाँ पे लेकर आ रही है, प्याले के समान संरचना बोमन कैप्सूल में। अब ये रीनल धमनी को आप ध्यान रखना कि इसका व्यास थोड़ा ज्यादा होता है, ये चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है। इसलिए फोर्स से ब्लड आता है यहाँ से, ये लाके यहाँ पे क्या करती है, इधर आई, यहाँ रक्त को लेकर आएगी बोमन कैप्सूल में, और ये यहाँ से व्यास कम हो जाता है और पतली धमनी के रूप में यहाँ पर निकलती है। इस धमनी को, रीनल धमनी 2 भागों में बढ़ जाती है, ध्यान रखना। एक है एफ्रेंट, एक है इफ्रेंट, ये ध्यान रखना। रीनल धमनी 2 भागों में डिवाइड होती है, एफ्रेंट धमनी का और इफ्रेंट धमनी का।
हिंदी में एफरेंट को कहते हैं अभिवाही, इफरेंट को कहते हैं अपवाही। अब आपको ये ध्यान रखना है, एफरेंट का कार्य है बोमन संपुट जो है या बोमन कैप्सूल जो है उसमें रक्त को लाना। ध्यान से सुनना, एफरेंट धमनिका का काम है बोमन कैप्सूल में जो प्याले के समान संरचना है या जो कप है उसमें रक्त को लाना। और दूसरा जो है यहाँ पे इफरेंट धमनिका, ये रक्त को ले जाती है, ये रक्त को ले जाती है, छानने के बाद बचे हुए रक्त को ले जाएगी। अब इसका व्यास ज्यादा है, इफरेंट का व्यास कम है। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताती हूँ याद रखने का तरीका। रीनल धमनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक थोड़ी चौड़े व्यास वाली बनाएंगे जिसको कहेंगे एफरेंट धमनिका, और यहाँ पर लाके इसको खत्म करेंगे, पतली पतली पूरी केशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा जिसको हम कहते हैं केशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? और यहाँ से ये पतली नलिका के रूप में, मतलब व्यास कम हो गया और बाहर निकलती, जिसको कहते हैं इफरेंट धमनिका। अब बच्चे इफरेंट और एफरेंट में कंफ्यूज होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है या ई पहले आता है? ए। तो रक्त को लाने वाली एफरेंट, ठीक है, ले जाने वाली इफरेंट। ई बाद में आता है, पहले ए आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफरेंट धमनिका जो रक्त को ला रही है छानने के लिए, ठीक है। अब ये एफरेंट धमनिका यहाँ लेकर आई, ये इफरेंट धमनिका बाहर निकल गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, ये बोमन कैप्सूल और ये केशिका गुच्छ, मेन इसके पार्ट हैं दोनों। प्याले के समान संरचना जिसको कहते हैं बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट, पतली पतली नलिकाओं का गुच्छा जो कौन मिलके बनाता है? इफरेंट धमनिका और एफरेंट धमनिका, दोनों 50 के लगभग महीन केशिकाओं से मिलकर, समझ लो ये 50 महीन केशिकाओं से मिलकर पूरा गुच्छा बन गया। ये गुच्छा बन गया यहाँ पे जो कि रक्त को छानने का काम करेगा। ये कहलाता है, क्या कहलाता है ये? यहाँ पे केशिका गुच्छ, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर पास पास सटे हुए होते हैं, ऐसे चिपके हुए होते हैं। जैसे कप होता है, उस कप के ऊपर अपन चाय छन्नी रखते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं ना, कप और चाय छन्नी, बस ऐसे ही ये चिपके हुए होते हैं और दोनों मिलके कहलाते हैं मेलपिगियन संपुट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मेलपिगियन संपुट क्या होता है, तो बोमन कैप्सूल और केशिका गुच्छ दोनों से मिलकर जो बनता है वो कहलाता है मेलपिगियन संपुट, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। पहला रीनल धमनी, रीनल धमनी दो भागों में डिवाइड हुई, एफरेंट धमनिका, इफरेंट धमनिका। एफरेंट धमनिका जो रक्त को लाती है, इफरेंट धमनिका जो रक्त को ले जाती है। इसका व्यास अधिक होता है, इसका व्यास कम होता है। ये प्याले के समान संरचना है, इन दोनों नलियों ने मिलकर यहाँ पे केशिका गुच्छ बना दिया जो कि रक्त को छानने का काम करेगा। पतली पतली नलियां हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ से जब आगे बढ़ता है तो अगला पार्ट स्टार्ट हो जाता है इसका। जब ये आगे बढ़ता है तो ये नलिका ऐसी कुंडलित हो जाती है। क्या हो जाती है? कुंडलित हो जाती है। ये जो नलिका कुंडलित हुई है ये बिल्कुल इस बोमन कैप्सूल के पास में। तो बोमन कैप्सूल के जो पास होती है कुंडलित नलिका, उसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्लियर? बोमन कैप्सूल के जो पास में उसको कहेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मतलब समीपस्थ, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये आगे बढ़ती नीचे की तरफ तो ये इस तरह से संरचना में जब नली के समान नीचे बढ़ेगी, ये नीचे बढ़ती जाती है ऐसे नीचे, तो ये जो नीचे की तरफ जा रही है इसको कहते हैं अवरोही लूप। एक लूप बनाती है ये, ऐसा एक लूप बनाएगी ऐसे। तो ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसको कहते हैं अवरोही। डिसेंडिंग और असेंडिंग पढ़ते हो आप, किसी को भी जमाना आता है तो हम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में जमाओ और घटते हुए क्रम में जमाओ, कोई संख्या देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, जिसको हम कहते हैं अवरोही लूप। और ये यहाँ पे जो नीचे आती है तो यहाँ पे ये आकर एक यू आकार की संरचना बनाती है जिसको कहते हैं हैनले का लूप। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आता है, हैनले का लूप एक यू आकार की संरचना होती है। अब ये जब ऊपर बढ़ती है नली तो इसको कहते हैं असेंडिंग आरोही लूप। क्या है ये? आरोही लूप। क्या कार्य है इसका? जब आपको क्रियाविधि समझाएंगे उसमें समझाएंगे। ये रक्त जब छन के आता है तो उसके साथ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, पूरे नहीं छनते, कुछ रह जाते हैं, तो उनको ये वापस से अवशोषित करके मूत्र के उसमें जो मूत्र बन रहा है उसमें वापस से मिला देती है। तो ये इसका कार्य है। तो ये यू आकार की नली जो हैनले का लूप कहलाती है।
फिर यहाँ पे वापस कुंडलित होती है, ये एक बार फिर फोल्ड होती है। तो ये देखो, ये बोमन कैप्सूल से पास थी, इसलिए हमने इसको कहा समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये बोमन कैप्सूल से दूर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, DCT। PCT, DCT। PCT मतलब समीपस्थ प्रॉक्सिमल, DCT मतलब दूरस्थ डिस्टल। ओके, अब यहाँ पे ये नीचे आगे बढ़ती है, इसको कहते हैं संग्रह नलिका। ये संग्रह नलिका है जो बने हुए मूत्र को इकट्ठा करके अपने पास रखती है और उसके बाद रीनल पेपिली के माध्यम से, यूरिथ्रा के माध्यम से, मूत्राशय से समय समय पर इसको प्रेशर जैसे जैसे बनता जाता है ये बाहर कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे, और आपको बता चुकी हूं मैं कि यूरिन जो होता है उसमें लगभग 90% क्या होता है, 90% से भी ऊपर लगभग पानी होता है उसमें। बाकी उसमें यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है 97%। बाकी उसमें क्या होता है, इतना तो जल ही है, बाकी यूरोक्रोम वर्णक के कारण पीला रंग होता है, कुछ क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, कुछ लवण होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि मनुष्य जो होता है उसके मूत्र का रंग जो होता है वो पीला क्यों होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्णक कारण। तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर पूरा कि कितने भागों में बटा हुआ है। पहला केशिका गुच्छ हो गया, बोमन संपुट हो गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका। इन सब से मिलके ये जो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी की संरचना बनाते हैं, वो एक यूनिट या एक इकाई जिसको हमने यहाँ पे देखा जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ओके।